वो लास्ट जनवरी से लेकर अभी तक का जो टाइम है ना, ये मार्केट ने मेरे ख्याल से कुछ 7 साल बाद देखा था। तो आपने परेशान नहीं होना और बस ये देखना है कि फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स के अंदर, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक ये पिक्चर देख रहे होते हैं कि हम शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इसकी बैक पे भाई कंपनीज होती हैं, जो कंपनीज बैक पे काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो खैर इस पे तो डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, शुरू है। आप अपने क्वेश्चंस वगैरह लिख सकते हैं इधर चैट सेक्शन में जाके। जब तक और दोस्त ज्वाइन करते हैं तो हम इसे उतनी देर करते हैं। अब्दुल अनान साहब, मार्केट अपडेट। सर मार्केट अपडेट इसी तरह है कि रोल ओवर वीक भी ख़त्म हो गया है। ये जो आपस में कन्फ्लिक्ट का था, ये भी थोड़ा सा रिलैक्स हुई है सारी इन्वायरमेंट। लेकिन कहा जाता है कि इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप को फेस सेव तो करना है कुछ छोटी चीज़ करके, ताकि वो बॉलीवुड की अच्छी फिल्म बना सकें। तो अभी देखते हैं इसका कल कल का जो दिन होगा ना, वो डायरेक्शन सही इसको मार्केट की डायरेक्शन को देखेगा। दूसरा, हैवी वेट्स के रिजल्ट्स भी आते हैं ना, तो हैवी वेट का नहीं, माइक बंद कर लीजिएगा सब दोस्त। हैवी वेट्स के जो रिजल्ट्स आते हैं, तो वो रिजल्ट्स भी इंडेक्स को मूव करा रहे होते हैं ना। जैसे आज एंग्रो होल्डिंग का रिजल्ट देख लें आप, क्या बना है। ठीक है, और बस इसी तरह। अच्छा, रोल ओवर वीक। रोल ओवर वीक तो यार आप देख ही सकते थे कि क्या बना रोल ओवर वीक में। अच्छा, रोल ओवर वीक का ना लोगों ने एक हर चीज़ को ना लॉजिक चाहिए होता है ना। ठीक है, बस वो लॉजिक में से निकालते हैं कि भाई रोल ओवर वीक है तो इसलिए नीचे आया। कोई ना कोई रीज़न चाहिए, अगर रीज़न ना मिले हम कंफ्यूज रहते हैं ना। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं एसन। ये जो सेल्स रेशो है ना, सेल्स रेशो की बात कर रहे हैं या प्राइस टू सेल्स रेशो की बात कर रहे हैं? ये प्राइस टू पूरे की शायद बात कर रहे हैं यार। ये ना एक रेशो होती है, इसमें आप टोटल जो कंपनी की मार्केट कैपिटल होता है ना, उसको ऊपर रखते हैं और नीचे उसके रेवेन्यूज़ को रख लेते हैं। और रेवेन्यूज़ भी आपने कोशिश करना है पूरे 12 मंथ का, कोई एक क्वार्टर का नहीं, क्योंकि इसमें टोटल 12 मंथ का होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें लेके उसे आपने डिवाइड करना होता है स्टॉक प्राइस और रेवेन्यू पर शेयर से। अब ये कहाँ से मिलेगा यार? ये स्टैंडर्ड कैपिटल की साइट पे जाइएगा। स्टैंडर्ड कैपिटल की साइट पे मैं अभी अगर कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा स्क्रीन शेयर करके। वहाँ ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। उधर से आपने वैल्यू लेनी है और वैल्यू लेके निकाल देनी है। तो आपने ऊपर मार्केट कैप रखना है, नीचे टोटल रेवेन्यू रखना है, उसको डिवाइड करना है आपने मार्केट टोटल जो शेयर्स हैं और स्टॉक प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें आपको उसकी प्राइस टू सेल रेवेन्यू। एक और साइट थी, ये आपने शायद उसका नाम सुना हो, इन्वेस्टिंग.com का। उस पर ये कैलकुलेटेड आपको मिल जाएगी, आपको निकालनी पड़ेगी। पाकिस्तानी साइट्स में ये ना आपको खुद निकालनी पड़ेगी, एक एक चीज़ मिलती है, सारी नहीं मिलती सर। सर मार्केट का ना ये एक चीज़ इंडिकेटर्स पे आज हमारा लेक्चर भी है। एक चीज़ समझिएगा कि अब जो चार्टिस्ट या कोई टेक्निकल बंदा ये बात सुन रहा होगा, वो ये कहेगा नहीं नहीं ये कैसी बात कर रहे हैं। सर जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो टेक्निकल्स इंडिकेटर्स ये दूर खड़े होके ना सिर्फ आपकी तालियां ही बजा रहे होते हैं। ठीक है कि वाह भाई क्या हो रहा है, हमें खुद नहीं समझ आ रही, फिर कोई रेजिस्टेंस कोई सपोर्ट नहीं होती। लेकिन फिर भी फिर हम उसमें से देखते हैं, देखें ये यहाँ से टच करके गया, ठीक है वो चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। प्लीज़ चले हो यार। देख साहब, ये तो नहीं मैं बता सकता कि कितना फर्दर इंडेक्स विल फॉल। कहेंगे तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इंडेक्स असल में पाकिस्तान की मैक्रो कंडीशन देख के इंडेक्स ने जाना कहाँ है। इसे कहते हैं रूल 20। रूल 20 ये कहता है कि आप अपनी, ये रूल 20 पढ़ लीजिएगा, ये बुक्स में मिलेगा, किसी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा आपको। रूल 20 ये कहता है कि आप आगे फ्यूचर में देखें, 1 साल के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट कहाँ स्टैंड करेगा फ्यूचर में। जैसे हमारा 12 है तो हम कहते हैं 1 साल के अंदर ये 10 पे आ जाएगा। वो ये कहता है कि 20 - 10 कर लें, पीछे 10 बच जाएगा। तो मार्केट की पीई जब तक 10 पे नहीं ना जाएगी, तो आप एग्जैक्ट मार्केट के इंडेक्स पे अभी तक नहीं पहुँचे। पाकिस्तान की मार्केट की पीई सर इस टाइम 5.7 है आज के दिन। तो अभी इसने 10 तक जाना है, तो फिर समझेंगे फेयर पी पे पहुंची है। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इसे रूल 20 कहते हैं, स्टैंडर्ड एक रूल है।
इन्वेस्टमेंट बैंकर ये यूज़ करते हैं फ्यूचर में। पीटीसी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है सर। पीटीसी कब चलता है? पीटीसी लास्ट टाइम तब चला था जब 4G आया था, अब चलेगा जब 5G आएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट एंटरप्राइज और वही इस्तेलात के मसले और लीगल कुछ इश्यूज चल रहे हैं इसके। एमटेक्स का कोई यार मेरी लिस्ट में ही नहीं है एमटेक्स, तनवीर भाई। पीएसओ के रेवेन्यूज शायद कम हो, लेकिन पीएसओ की फाइनेंशियल कास्ट भी कम होगी। फाइनेंस कास्ट की वजह से पीएसओ का रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्टेशन है। एयरलिंक ने लास्ट टाइम डिविडेंड दिया विच इज अ गुड, अगर इसे कंटिन्यू करें। ये मार्केट केएससी की कंपोजिशन। अच्छा, मार्केट केएससी की कंपोजिशन में ना किन्होंने पूछा है ये, नवीद साहब, केएससी की कंपोजिशन में जैसे आज मार्केट 1 पॉइंट कुछ परसेंट नीचे आई है, जबकि लोगों के पोर्टफोलियो 4-5% नीचे आ गए हैं। इसकी वन ऑफ द रीजन ये है कि मार्केट में ना अब वॉल्यूम केएमई 30s में बड़ा लगने लग गया है। ठीक है, तो अमूमन वो जो 30 का वॉल्यूम है ना, उसकी रेशियोज को इस तरह वो कर देता है कि आपको ऐसे लगता है कि यार KSE 100 इंडेक्स के तो सारे शेयर्स नीचे हैं, लेकिन 1-1% है, और जबकि KSE जैसे आज 1 पॉइंट कुछ परसेंट थी ना, और लोगों के शेयर्स 5-5, 6-6% नीचे आए हैं, बल्कि हम सबके 5-5, 6-6% आए हैं। लोग कौन? FFC का जी, FFC को आप होल्ड कर सकते हैं, आराम से आप होल्ड कर सकते हैं। वजह उसकी ये है कि आपने इसकी ये जो फर्स्ट रिजल्ट है ना, ये फर्स्ट रिजल्ट अमूमन फर्टिलाइजर का एक कंप्रोमाइज रिजल्ट होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एफएफसी ने डिविडेंड वगैरह जो दिया और ये सारा कुछ करने के बाद, इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लें, आगे एग्रीकल्चर को वाकई थोड़ा सा इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर थोड़ा स्ट्रगलिंग सेक्टर हो गया है। लेकिन SIFC में जो आर्मी ने और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब वो 500 एकड़ ज़मीन को आपाशी करेंगे, उसकी उसे फर्टाइल करेंगे। तो सेक्टर्स किसी दिन ना हम बात करेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है पाकिस्तान को लेके। ऐसा साहब, आपने पीएस मैंने थोड़ा सा बताया इस बारे में, लेकिन इसकी ना पाकिस्तान के किसी साइट पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। अगर आप इस वैल्यू की बात करना चाह रहे हैं ना कि इसकी वैल्यू, तो वो इन्वेस्टिंग डॉट कॉम से है। जो फार्मूला है वो मैंने आपको बताया है, ये मार्केट कैप ओवर टोटल रेवेन्यू के बाद निकालते हैं। या मार्केट कैप जो होती है वो आपको पता है टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय वो जो मार्केट वैल्यू है। या वैसे मार्केट कैप तो आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगी। अच्छा, ठट्टा और BBF, ठट्टा का रिजल्ट जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह नहीं आया। आल्दो जैसे सारे सीमेंट के रिजल्ट आ रहे हैं इस तरह आ रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठट्टा सीमेंट इस दफ़ा जिस उसने ट्रैक्टर बेचे हैं वो आने चाहिए अंदर, लेकिन नहीं आया। BBFL का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, डबल इसकी रेवेन्यूज हुए हैं, बल्कि डबल से भी ज़्यादा, प्लस इनका ग्रॉस मार्जिन में काफ़ी डिफरेंस आया। अब एक दफ़ा इसकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट आ जाए ना और कॉर्पोरेट ब्रीफिंग आ जाए BBFL के बारे में, मैं डैम श्योर हूँ। और मैं ज़ाती तौर पे भी बताना चाहता हूँ, मेरी पोर्टफोलियो की स्विंग ट्रेड्स में या मिड टर्म पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा पार्ट है BBFL का। मैं इसलिए मैं इसको बड़ा पर्सनल लेवल पे भी बड़ा कीनली मॉनिटर कर रहा था। भाई पोल और एंग्रो बाय ऑन डिप्स, सिंपल, ये दो कंपनीज के लिए यही कह सकते हैं। और बस जमा करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता बस इकट्ठे करते रहे। वैसे पोल से अच्छी ऑप्शन भी वो माड़ी पेट्रोलियम से ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है उसी सेक्टर में। भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है इन्वेस्टमेंट में? वो ये है कि आप स्टार्ट यहाँ से करें कि आपका पैसा जो लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब बस इधर से शुरू करें, एक स्टेप है, उस स्टेप से शुरू करें कि जो पैसा लगा है इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, किसी से उधार नहीं लिया होना चाहिए, टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, इससे आपकी इनकम ना चलती हो। मार्केट से ना आप ये दिमाग में चीज़ निकाल दें कि ये क्विक रिस्क स्कीम है। हम लोग सारे वो जो 4 फेजेस ऑफ मार्केट है ना, उस तरह आते हैं, बाकी फंस जाते हैं। एहसन यामिन साहब कह रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा सर, मार्केट कैपिटल कैसे? आपने आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई करंट मार्केट वैल्यू शेयर की, उसे मल्टीप्लाई करें, आपके पास मार्केट कैप आ जाएगा कि इतनी मार्केट कैप है। नहीं, PTC इज नॉट अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, इट्स नॉट अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर सर, क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट रन एंटरप्राइज और उसका ये मसले रहते ही हैं सर। अली भाई, अली भाई, अच्छा, अच्छा, अब आपने पूछा NPLM। सर कोई भी पावर प्लांट कंपनी है ना, वो इस टाइम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इनके साथ एग्रीमेंट ख़त्म हो गए हैं। आप कहेंगे एग्रीमेंट इनके नए भी हुए हैं,
सर पहले इनके एग्रीमेंट थे कि भाई चलाओ या ना चलाओ तुम्हें कैपेसिटी चार्जेस की मद पे इतने पैसे मिलेंगे। कैपेसिटी चार्जेस क्या होता है कि पावर प्लांट में जितने मुलाजमीन, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई, जितना उनका कर्ज था, हर चीज़ वो गवर्नमेंट से पहले डिसाइड करते थे कि हम आपके कहने पे आपके मुल्क में इतना पैसा लगा रहे हैं, हमें गारंटी करें। गवर्नमेंट ने गारंटी किया हुआ था, आप चले आपसे बिजली लें या ना लें हम आपको इतने पैसे देंगे। अब गवर्नमेंट ने उनके एग्रीमेंट ख़त्म करके ये कहा कि नहीं भाई जितनी हमें चाहिए होगी हम उतनी लेंगे, उतने पैसे देंगे। इससे उनकी प्रॉफिट ख़त्म हो गई है। पहले उन्हें अगर 100 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 35 रुपये मिलते हैं। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है अनटिल अनलेस कोई नए एग्रीमेंट्स हो जाएं ऐसे जो पिछले वाली मौज करवा दें। अगर पावर में अगर जाना है तो सिर्फ हबको, वो भी उसके बिजनेसेस कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे बिजनेसेस पे। इसलिए मार्केट की पी कैसे कैलकुलेट होती है? मार्केट की पी पूरे मार्केट के सारे शेयर्स की प्राइस लें, उन्हें डिवाइड करें सारे शेयर्स की अर्निंग पर शेयर पे। इस तरह मार्केट की पी होती है। अगर आपने देखना है तो ब्रोकर्स की मुख्तलिफ ऐप्स के अंदर रिसर्च पोर्टल में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यार ये बाकी फिर शेयरों की बात आ गई है, शेयर बात करेंगे तो बड़े लंबा हो जाएगा। 20% लॉस इन ई फर्ट। ऐसी स्ट्रेटजी में अगर आपके पास थोड़े से और पैसे हैं तो 20%, 18% डाउन पे ई फर्ट को थोड़ा सा एवरेज कर लें और पड़ा रहने दें। ई फर्ट इज़ द ओनली कंपनी इन स्टॉक मार्केट जो 100% डिविडेंड देती है, यानी जितने उनके पैसे होंगे उनकी 100% डिविडेंड होगी। भाई ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला है ना, मेरा बड़ा दिल करता है मैं समझाऊं और बड़ा मज़ा आएगा समझाते हुए, लेकिन अभी ना हम बड़ी बेसिक लेवल पे चीज़ें पहुंची हैं और आप डायरेक्ट डीसीएफ मेथड पूछ रहे हैं। डीसीएफ मेथड की आपको यूट्यूब पे सर बहुत वीडियोस मिलेंगी। आपने कैश फ्लो को एस्टिमेट करना है और उसको मुख्तलिफ ईयर्स को कैलकुलेट करके उसकी एवरेज निकालनी है। कैपको वही बात सर, पावर प्लांट में सेम वही डिविडेंड के लिए लोग लेते हैं। अच्छा, ये आर ओ ई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ओनर्स ने जितने पैसे लगाए हैं साल बाद उसमें से कितने मिलते हैं। और आर ओ ए होता है रिटर्न ऑन एसिड, कि जितने का एसिड था या जितने का एसिड है उस पर कितना रिटर्न इन्हें आ रहा है। बाकी इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से सर ज़रूर पढ़ेंगे। आर ओ ई ये वो रेशियोज़ है ना जिसके बारे में हमने जिक्र करना है। एस पी एल, एस सिंथेटिक प्रोडक्ट इंटरप्राइज। अगर ये एस पी ई एल है जो 40 रुपये वाला, तो बेहतरीन शेयर है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। इको पार्क, एस पी ई एल स्पेल, इको पार्क, और डोल, डी ओ एल, ये ऐसी कंपनीज हैं जो आगे पोटेंशियल रखती हैं। आई एल पी, यार अगर टेक्सटाइल में अगर कोई किसी कंपनी का विजन है ना, वो इंटरलूप है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फिर साथ साथ ये शेयर होगी है जी स्क्रीन। जी सर होगी। जी जुल्फ़िकार। अच्छा जी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे आप यहाँ यस नो में आप लोगों ने बताना करना है कि आप लोगों को पहला लेक्चर था 4 फेजेस ऑफ मार्केट, ट्रेंड अप, ट्रेंड डाउन और साइडवेज। दूसरा लेक्चर था सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग यहाँ ठीक है ये सीख के ही आए होंगे, क्योंकि आज हमने उससे आगे चलना है। आज हमने उससे थोड़ा सा आगे चलना है। चलें, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, ये लेक्चर की सारी की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी जी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये खैर इसे छोड़ें, ये सारी चीज़ों को अभी नहीं देखना। ये जो चार्ट्स वगैरह होते हैं ना जी, देखें मैं आपको आज एक चार्ट निकालता हूँ। अब देखें ना, ये एंग्रो होल्डिंग, आप स्टॉक मार्केट की 5 टॉप फंडामेंटल कंपनी को रखेंगे। आज जो आप लोग सुन रहे हैं ना, मैं आप थोड़ा थोड़ा आप लोगों का परसेप्शन पे भी बात करूंगा, क्योंकि आज का हमारा टेक्निकल टॉपिक बहुत छोटा है। मैंने 2 दिन आपको इंडिकेटर्स कराने हैं जो पिछली चीज़ों को कंफर्म करेंगे कि बाइंग कहाँ बनती है, सेलिंग कहाँ बनती है। और टेक्निकल के जो 6 7 8 लेक्चर्स होंगे ना, मेरी कोशिश होगी 8वें लेक्चर के बाद आप अपनी बाय एंड सेल कॉल खुद बनाएं। फिर चाहे आप लोग ग्रुप्स बनाएं अपने और 500 की मेंबरशिप बेचें, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं एटलीस्ट जो मेरा नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। मुझसे ऊपर जो अगर आपको मिलेगा वो आपको मिला तो मुझे भी शेयर कर दीजिएगा, मेरे लिए भी कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। अब एंग्रो है ना जी, एंग्रो वन ऑफ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है स्टॉक मार्केट की। ठीक है, एंग्रो होल्डिंग दाऊद हरकलस थी पहले, और वो सारी मिल मिला के अब एंग्रो होल्डिंग बन गई। एंग्रो होल्डिंग असल में ई फर्ट, ये एंग्रो ग्रुप है ना जो ई फर्ट, एंग्रो पावरजेन, इन सारों की होल्डिंग कंपनी है, सारों के शेयर इसके पास हैं। अब देखें जब मूव करती है ना मार्केट,
और कोई भी न्यूज़ आ जाए, बैड न्यूज़ आ जाए, अब एंग्रो की कंपनी इसलिए नीचे आई कि आप ये देखें ना जी, इसकी मूवमेंट चेक करें, यहाँ से गई, यहाँ से फिर यहाँ गई, ये मैं आपको मूवमेंट चेक करा रहा हूँ। अब ऐसे लग रहा है ना जी, मेल्ट होती जा रही है ये, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंग्रो की होल्डिंग के बेस पे जाए ना। एंग्रो फर्टिलाइजर का रिजल्ट बुरा आया इस दफ़ा, एंग्रो पॉलीमर का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, एंग्रो कादर पावरजिन का रिजल्ट तो इतना अच्छा नहीं आया, बस डिविडेंड उसने दिया, वो भी उसे पेमेंट आई थी। ऊपर से एंग्रो होल्डिंग ने अनाउंस किया हुआ है हम जैज़ के सारे टावर खरीद रहे हैं, और वो खरीद भी कितने के रहे हैं, 160 बिलियन के, 160 अरब रुपए के, जबकि इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 250 अरब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अली भाई, ये सारी चीज़ें ना हमने देखनी होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज दिखाऊंगा, चलें इसको ऐसे करते हैं, हम कोई पुरानी कंपनी पे जाते हैं, हम जाते हैं पोल पे। ये पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड है, अटक ग्रुप की ये कंपनी है, अटक ग्रुप की। अगर मैं इसकी एक रफ सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालता हूँ, चलें जी, मैं हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ जी इसकी ये सपोर्ट है, ठीक है, और सपोर्ट को मैं कर देता हूँ ब्लू। ओहो, ये सपोर्ट है जी, ये ब्लू। ये जी 495 पे जी इसने टच करके यहाँ से गया, यहाँ से भी 495 पे आके इसने बड़ा कुछ किया 495 पे। अब मैं इसको ना, पिछली दफ़ा भी मैंने आपको बताया था कि मैं इसको एक और नज़रिए से देखना चाहता हूँ कि यार ये तो रेंज, ये जो सामने मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये तो रेंज शुरू होगी फेब से लेकर जून तक, ये 2024 के फेब से लेकर ये 2025 के जून तक मेरी स्क्रीन पे ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं इसे पीछे ले जाता हूँ किसी और साल के अंदर, तो अगर मैं इन्हें पिछले सालों में लेके जाऊं, तो मैं वही आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूं कि 2018 में भी ये वाला हिस्सा इसका सपोर्ट बना, बाद में एसआर फ्लिप हुआ, जो हमने कंसेप्ट सीखा था कि वही सपोर्ट इसकी रेजिस्टेंस बन गई, तो फिर इसने रेजिस्टेंस, यार ये माइक बंद कर दीजिएगा, आवाज़ एक हो रही, ठीक है। देखिए ना 2018 में भी यही लाइन को, यानी लाइन से मुराद यही जोन हमने रखना है ना, लाइन तो मैंने इसलिए रखी है ना कि लंबा आ जाए, तो वरना जोन आप वही देखें कि 490 480 वाले जोन से। अच्छा, ये क्योंकि इसके अंदर ये मैंने आप लोगों के लिए ये अनपेड इसलिए रखा है ताकि जो मैं चीज़ें करूं उसको आप कॉपी कर लें, बाद में ये ना कहें। तो इस तरह 2018 में भी आपको इस तरह इसका हुआ था, ठीक है। तो क्या ये दोबारा ऊपर जाएगा नीचे से? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार देखो, उससे पहले भी तो ये यहाँ से ब्रेक होके नीचे आया था ना, तो ये इसका जर्नी फिर ये ऊपर गया ही ना आहिस्ता आहिस्ता। और इन दौरान ये देखें ना, ये भी डिविडेंड दिया इसने, डिविडेंड दिया है 30 रुपये का। कब दिया जी इसने? 2020 में। सर 2021 में भी इसने 20 रुपये का डिविडेंड दिया, 2000 फिर इसने 30 रुपये का डिविडेंड दिया, ठीक है। ये सारे डिविडेंड देता रहा ना नीचे, ये देख रहे हैं डिविडेंड, तो ये डिविडेंड देता रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर आपका शेयर की प्राइस नहीं भी बढ़ी और आप उसी एक जोन में हैं और आप कहते हैं कि मैंने जी इस जगह पे प्राइस लिया था शेयर, ये जी 515 का, और ये तो जी देखें 2 3 4 साल ये नीचे रहा नहीं। भाई उन 3 4 साल में मार्केट भी बड़ी ख़राब रही थी। ये 2020 मुझे याद है, ये मार्च देखे ना, मार्च जब कोविड की वो लॉकडाउन लगा था, तो ये मेरे ख्याल से कोई 15 16 मार्च था ये, और उस दिन बॉटम इसने मारा था, ठीक है। और जहां जिसने इधर लिया होगा 214 पे, लोग तो पागल हो गए होंगे यार, ये शेयर ऊपर से ड्रॉप होके 200, ये वो कोविड वाला टाइम है सर, ये वाला सारा फेब मार्च 2020 जब कोविड था, यहाँ भी लोगों ने लिया होगा, और ये देखें रैली पूरी। और जिन्होंने यहाँ लिया होगा, क्या मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, यहाँ 216 का हुआ तो उसने उसी साल डिविडेंड दिया ना फिर 30 रुपये का। तो यार कंपनी के फंडामेंटल्स पे इतना खास उस टाइम फर्क नहीं पड़ा था, उसके शेयर प्राइस पे। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, अगर आपका कोई शेयर नीचे है, आपने बैक पे सोचना है कि इसकी कंपनी क्या है। अगर वो कंपनी ठीक है तो मेरे भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बैक पे कंपनी सारी ऊपर नीचे हो गई है, आपने कभी उस चीज़ को नहीं देखा। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक एस एस कोई SSML कोई ऐसी मिल है, कोई टेक्सटाइल मिल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। SSML, ये सैगल ग्रुप की मिल है। अब ये मिल ना जी बंद पड़ी है, ये मिल बंद पड़ी है, और एक अरसे से बंद पड़ी है, ये नहीं कि आज से बंद पड़ी है, ठीक है। लेकिन
ये ब्रोकर्स इसकी कॉल देते हैं। अगर आप में से किसी का कोई ब्रोकर, मुख्तलिफ ब्रोकर, जैसे एक बड़ा मशहूर ब्रोकर है SFEL, ठीक है, सैयद फराज इक्विटीज, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि भाई उनकी पब्लिक कॉल थी ये, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका काम अच्छा नहीं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो एक ब्रोकर की कॉल थी। लेकिन आप फंडामेंटली इस कंपनी को स्टडी करेंगे, अब ये देखें, ये इधर से चली भी है, और आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने अजीब बात बताई है, कंपनी वो उन्होंने कमा लिया। भाई ये कमाया, बिल्कुल कमाया, लेकिन सर इसकी कोई बेस ही नहीं है। तो आज मैं इस कंपनी में स्टक हो जाऊंगा तो मुझे कितनी देर लगेगी निकलते हुए। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह लेता हूँ कि जो WTL में स्टक हुए होंगे, आपको लगता है कि वो निकल गए होंगे जल्दी? WTL का ये ग्राफ है जी, और ये मैं इसे लंबा ले जाता हूँ, ये जी 4 पे जो लोग स्टक हुए हैं, ठीक है, चले 4 पे जो लोग स्टक हुए, ये थर्सडे 21 जुलाई को, ठीक है, यहाँ तो आज तक वो फिर यही डाउन ट्रेंड है ना, और वो इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि 4 जाएगा। सर एक कंपनी है, मैं आपको इसकी ज़िंदा एग्जांपल देता हूँ। मैंने 2011 में 2010 में अपना अकाउंट खुलवाया था JS के साथ, और वो भी इसलिए कि उनके बैंक में मैं बैंक अकाउंट खुलवाने गया था, मेरे मेडिकल कॉलेज के पास था, तो उधर लिखा हुआ था ब्रोकेज है, उसमें अकाउंट खुलवाएं, 25,000 रुपये स्टूडेंट अकाउंट। मैंने उनके साथ खुलवाया था, तो वो जो मैनेजर था ना बैंक का, वो भी स्टॉक में काम करता था। उसने ये लिया हुआ था मीडिया टाइम्स, MDTL, और उसकी बाइंग भी मेरे ख्याल से, अब आप 2021 में चले जाएं, और मैं आपको सिर्फ मज़े की बात बता रहा हूँ, चले हम इतनी दूर तो नहीं जा सकते, तो हम यहाँ देख लेते हैं, उसकी कोई 7-8 रुपए की बाइंग थी उस टाइम में, और आज तक उसने ये रखा हुआ है, और आज इसका प्राइस कितनी है? 1 रुपये 88 पैसे। आज तक उसने ये लेके रखा हुआ है, क्योंकि उसने उस टाइम ये 3 लाख शेयर लिए थे, 21 लाख के या 19 लाख के, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। तो अभी भी वो मेरे साथ राब्ते में, अब तो है बड़ा अच्छा उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड हो गया, और MDTL उनके पास आज भी पड़ा हुआ है। तो कहने का मकसद ये, अब इसकी बेस नहीं थी ना सर बैक पे, तो आप कैसे इसे ले सकते हैं? अब इसी तरह एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो आपको और थोड़ा सा अंदाज़ा समझ आएगा। ये बड़ी ज़्यादा बाइंग कॉल्स आपको मिलेंगी NRL की। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर NRL की आप एक दफ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, तो ये कंपनी के शेयर है 203 रुपये का। आप कहेंगे रिफाइनरी में सबसे सस्ता शेयर है, बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँगा जी फ्री फ्लोट भी ठीक है, बीटा भी ठीक है। बीटा का मतलब होता है कि अगर 1 से ऊपर बीटा हो, इसका मतलब है कि ज़्यादा ट्रेड होती है, 1 से कम हो तो कम ट्रेड होती है। फेस वैल्यू भी सब कुछ ठीक है। मार्केट कैपिटल 16 बिलियन रुपीज़। अब यहाँ मज़े की बात देखें, पिछले साल की अर्निंग, लास्ट ईयर अर्निंग पर शेयर इसकी 197 रुपये माइनस थी। अब 203 रुपये का शेयर है, -197 रुपये अर्निंग पर शेयर है। यार अली, जी जी सर, माइक बंद हो गया। अच्छा माइक बंद हो गया। मैं ये बताना चाहता हूँ, NRL नेशनल रिफाइनरी, आपको बड़ी कॉल्स भी आएंगी, शायद पेड ग्रुप्स में भी आए, ब्रोकर भी किए, NRL उठा लो NRL। भाई मैं कैसे उठाऊं? चाहे टेक्निकली ये बिल्कुल स्पॉट पे, और यहाँ से इसने 1 लाख रुपया मुझे दे देना है अगली कैंडल पे। 203 रुपये का शेयर है, कभी पढ़ के देखें एक दफ़ा, 203 का शेयर है। अच्छा, लास्ट ईयर यानी पिछले साल की अर्निंग इसकी है 197 रुपये माइनस, यानी -197 की अर्निंग है, और 203 का शेयर है। लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर है इसकी -181 रुपये 3 की। आज इसकी अर्निंग पर शेयर आई है -34 रुपये इस क्वार्टर की। तो ये तो इसको भी माइनस में तोड़ देगा, यानी जितने का शेयर है उससे ज़्यादा तो इसकी माइनस में अर्निंग पर शेयर है। अच्छा, बुक वैल्यू 93 रुपीज़, यानी आज ये कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाए और डिफ़ॉल्ट होकर अपने सारे एसिड्स को बेचे, तो इन्हें 93 रुपीज़ मिलेंगे पर शेयर। और डेट टू इक्विटी रेशियो 812। आज ही मैंने आपको डेट टू इक्विटी पढ़ाया ना, समझाया है कि भाई 812 का मतलब है हर 100 रुपये पे 812 रुपये लोन लिया गया है। हर 100 रुपये पे 812 रुपये लोन लिया गया है। अगर मैं नीचे आ जाऊं इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी पे, ये रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं, कहा मैंने आना है, सेल्स। अच्छा जी, वो कहता है जी पर शेयर सेल्स इसकी ये है। सिर्फ इस बेस पे ना इसकी कैश पोजीशन ऐसी है कि ये रिफाइनरी चल रही है, बस और कोई नहीं। अब दूसरी, इसका रेट 203 रुपये है। आप कहेंगे यार ये रिफाइनरी में ना सबसे सस्ता शेयर है, ये ले लो, कोई भी इसकी पीछे नहीं देखेगा। अब मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ जी, महंगा शेयर, ये अटक रिफाइनरी है, ये 542 का। आप कहेंगे जी मैं 302 रुपये वाला लूंगा, मैं क्यों 542 वाला लूँ? मैं आपको बताता हूँ क्यों आप लें। इसकी लेटेस्ट अर्निंग 80 आई है,
इसकी लास्ट एनुअल अर्निंग 236 रुपए थी, ठीक है ना। वो कितना था उसका, -197 रुपए, इसकी +236 रुपए। अच्छा जी आगे आ जाए भाई। बुक वैल्यू उसकी 93 रुपीज की थी, इसकी ये है 1304 रुपए। आज कंपनी अपने आप को बंद करे, अपने सारे एसेट्स बेचे, तो उन्हें पर शेयर 1304 रुपए मिलेंगे। और मार्केट में क्या प्राइस है इसकी भाई, 542। सिर्फ क्या हुआ है, मैंने एक लफ्ज ही लिखा है ना, मेरे सामने एक्सरे होके सामने आ गई स्क्रीन। इतना सा काम मेरे भाइयों आपने करना है तो लॉसेस से बच जाएंगे, ठीक है। अब ये नीचे भी आ जाए, मुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए। क्यों? कंपनी यार पीछे ग्रो कर रही है, उनके पास 1304 रुपए के एसिड पड़े हैं, मुझे क्या परेशानी है भाई। मेरा लाख रुपया जो लगा है वो कंपनी लेके भाग जाएगी। अच्छा, डेट टू इक्विटी देखें 0.30%। इसका मतलब है हर 100 रुपए पे 3 रुपए लोन लिया हुआ है। कितना जी? हर 100 रुपए पे। और ये जो 3 रुपए लोन लिया होगा ना, आप सोचेंगे इतने पैसे तो इनके पास है, इन्होंने लोन क्यों लिया? भाई नजर वट्टू के लिए रखा होगा कि इनकी कंपनी को नजर ना लगे, बाकी कोई मसला नहीं, ठीक है। सेल्स पर शेयर इसकी भी ऐसे ही है, ठीक है। तो भाई ये चीजें आपने नोट करनी है, ये वो चीजें हैं जिसकी बाद आपने रोना है या नहीं रोना मार्केट से, ये वो चीजें डिफाइन करती हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल भी दे देता हूँ, ये फिर ना उसमें भी ना फंस जाए आप लोग। एक शेयर है ACS या पता नहीं ASC, अल शहीर कारपोरेशन। ये बड़ा ट्रेडर्स का बड़ा फेवरेट शेयर है, ठीक है जी, अल शहीर कारपोरेशन। भाई इस शेयर को ना ऐसे यहाँ देखा मैंने, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि ये मार्केट कैप 2.46 बिलियन की, एवरेज मार्केट वाली। जब मैं नीचे आया ना भाई, ये फ्री फ्लोट देखो 99.1%। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि 99.15% जो कंपनी है वो अवाम के पास है, और 0.75 या 0.85 ओनर्स ने अपने पास रखी हुई है। भाई ओनर्स के पास जो कंपनी ही नहीं है, ओनर्स को इसमें इंटरेस्ट कैसे होगा? मेरे दुकान का 1% शेयर मेरा हो और 99% पूरे मोहल्ले के शेयर हो, मैं दुकान पे टाइम लगाऊंगा? मैं तो कहूँगा घर रहूँ यार, जाती है, मेरा कौन सा पैसा लगा है अंदर। तो ये देखें, ठीक है। तो आपने इस जब ऐसी चीज इधर देख ली तो आपने इधर ही क्रॉस मार देना, नीचे जाके देखने की जरूरत नहीं है फिर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। छोड़ दे नीचे सारी चीजों को, मुझे इधर से ही मसला है। और इधर तो आप जाके वेबसाइट पे स्टॉक मार्केट पढ़े, उन्होंने इधर ये तो डिफॉल्टर लिखा है ना, उन्होंने यहाँ नॉन कंप्लाइंट लिखा है कि यार कंप्लाइंस में ये 99% शेयर ही आपने आवाम को दे दिया, हालांकि इन्हें रोकना चाहिए और इन्हें नोटिस सर्व हो रहे हैं। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं मेरे भाई जिनको आपने समझना है यार। मैं फराज साहब का मैं क्यों, अच्छा ये अब मैं आपको बताता हूँ जी। अब हम आ जाते हैं किसी एक शेयर पे और उसका हम वो करते हैं पोस्टमार्टम। आज हमने ना इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। पहले मैंने आपको दो इंडिकेटर्स बताए हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स दो कौन से बताए थे आपको? एक सुपर ट्रेंड बताया था, सुपर ट्रेंड के साथ मैंने उसे उसकी पावर चेक करने के लिए ADX बताया था, ठीक है। आज मैं आपको एक दो और इंडिकेटर बताऊंगा। पहली चीज़ एक बात समझें, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है? लीडिंग इंडिकेटर ये होता है, यहाँ कोई कंपनी मुझे स्वाब वाली खोलने दे, चलें हब खोल लेते हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर्स और लैडिंग इंडिकेटर्स। पहले समझे इंडिकेटर क्या होता है। आप लोगों ने इंग्लिश का वर्ड सुना होगा इंडिकेटर, इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर मैं आपको, गाड़ी का इंडिकेटर होता है जी, ये जी मेरी गाड़ी का इंडिकेटर। आपने लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं, तो पीछे वालों को इंडिकेट हो जाता है कि अगली गाड़ी लेफ्ट जा रही है, ठीक है। वो राइट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर का बेसिकली मतलब होता है कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये किस साइड पे जाना है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर दो किस्म के होते हैं, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग और लीडिंग क्या होता है? लैगिंग का मतलब होता है मेरे भाई, ये स्टॉक मार्केट जा रही, ये मूवमेंट जा रही है शेयर की, हबको की। अब यहां मैंने देखना है कि ये मूवमेंट आगे जाएगी, नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। जो इंडिकेटर मुझे ये बता दे कि मूवमेंट कैसे जाएगी, पहले ही बता दे, यहाँ लिखा आ जाए कि भाई इसने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, उसे मैं कहूँगा लीडिंग इंडिकेटर। कि ये पहले आगे जा रहा है, ये मैंने एक इंडिकेटर लगाया, वो इंडिकेटर लाइन ऐसे जी मैंने इधर लगाया है कि जी फॉर एग्जांपल मैंने लीडिंग इंडिकेटर की एग्जांपल देखें। लीडिंग वो होता है जो लीड कर रहा हो, लैगिंग वो होता है कि स्टॉक प्राइस आगे जा रही हो या पीछे जा रही हो, वो फिर आ रहा हो। लीडिंग का मुराद ये है कि ये मेरा एक इंडिकेटर है सर,
ये फॉर एग्जांपल ये एक इंडिकेटर है मेरे पास जिसका नाम मैंने रख दिया वाई से इंडिकेटर। आपने बटन दबाया, ये ऐसे चलना शुरू हो गया। इसे कहेंगे लीडिंग इंडिकेटर कि जी एक वाई से इंडिकेटर है, उस वो बता रहा है कि प्राइस ऐसे जानी है, ऐसे जानी है, ऐसे जानी है, आगे से ऐसे जानी है, फिर ऐसे जानी है, फिर ऐसे जानी है, फिर ऐसे, सिर्फ मेरे बटन दबाने से। इसे कहेंगे लीडिंग इंडिकेटर। और कोई अगर ऐसे नहीं चल रहा और कोई ऐसे चल रहा है कि जहां जहां मार्केट की प्राइस जा रही है वो इसके बेस पे जा रहा है, तो आपने उसकी वैल्यूज को देख के खुद ही कैलकुलेट करना है, ये ऊपर जाएगा नीचे। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसे कहेंगे लैगिंग। लैगिंग का मतलब होता है जो पीछे से आ रहा हो, पहले मार्केट की प्राइस आगे जाती है, फिर वो पीछे से आता है। अब मैं यहाँ एक बात जो कहने लगा हूँ इसे याद रखिएगा। स्टॉक मार्केट का कोई भी इंडिकेटर, स्टॉक मार्केट का कोई भी इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर नहीं है एक्सेप्ट वॉल्यूम। एक्सेप्ट वॉल्यूम, कि वॉल्यूम किसी शेयर का बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि उसकी शेयर की प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस शेयर के अंदर आप देखना शुरू करें, उसके टेक्निकल्स देखना शुरू करें। इसके अलावा पूरे स्टॉक मार्केट में एम कैड, आर एस आई, ये वो लैगिंग इंडिकेटर हैं, वो मार्केट की प्राइस के साथ मूव करते हैं। हम खुद वहाँ से मफरूज़े बनाते हैं कि इसकी यहाँ वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू पे बाय करना चाहिए, इस वैल्यू पे नहीं करना चाहिए। यहाँ तक आपको लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर की समझ लग गई है? एग्जाम्पल अगर लग गई है फिर आगे चलते हैं। तो हमने ये हपको का एक चार्ट खोला। हमने कहा कि सबसे पहले हम चेक करते हैं हपको के चार्ट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बना लेते हैं। तो मैं यहाँ आया, जैसे आपको मैंने बताया था, रेक्टेंगल लिया और ये 1 डे पे चार्ट खोला और मैंने कहा कि यार ये ऐसा पॉइंट मुझे लग रहा है, ये इसको मैं सपोर्ट क्या लेता हूँ जी। ठीक है, एक सपोर्ट ये होगी, एक मुझे इस जगह पे सपोर्ट नज़र आ रही है। ठीक है जी, मैंने ये कहा। अच्छा जी, फिर मैंने कहा यार ये मैं रास्ता बना रहा हूँ, ये मैं अभी बिल्कुल कैलकुलेट सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैंने कहा जी ये मेरी रेजिस्टेंस आ गई, इसे मैंने ग्रीन कर दी। अच्छा जी, ये मेरी स्पोर्ट 1 होगी, ये मेरी, ये स्पोर्ट 1, ये स्पोर्ट 2, यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ मैं बाई करूँगा। और ये अब शेयर इस टाइम यहाँ है। अब मैं क्या वेट करूँगा? मैं दो चीज़ें वेट करूँगा। पहले मैं वेट करूँगा, पहले मैं वेट करूँगा या तो यहाँ से ब्रेकआउट दे दे या इधर से आ जाए, कि इधर से आके मुझे पता है कि यहाँ से आके दोबारा इसने ऊपर की तरफ मूव करना है। ठीक है, या इधर से ब्रेकआउट दे दे, तो फिर मैं दोबारा देखूंगा कि इसको मैं सपोर्ट बना लूँ, रेजिस्टेंस बना लूँगा कि अब इसको टच करेगा और इसे ये सपोर्ट बना लेगा। अब ये कैसे चीज़ें पता चलेंगी? ये ऐसे चलेंगी। वॉल्यूम मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, वॉल्यूम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर करें। मैं इधर ना कुछ इंडिकेटर्स ले आऊँगा। पहला मैं इंडिकेटर लेके आऊँगा कि जी मूविंग एवरेज। ओहो, ये मैंने इंडिकेटर्स पे गया जहां आगे लिखा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डिवर्जेंस। अब यहां जब मैं आया मूविंग एवरेज पे, अच्छा मूविंग एवरेज से पता लगा कि ऐसा एक इंडिकेटर खुल गया। मैं ये समझ के आपको सिखा रहा हूँ कि शायद आपको जीरो पता है। ऐसे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल ली, अब आपने यहाँ डिसाइड करना है कि इसने ऊपर जाना है या इसने नीचे आना है, मुझे बाय करना चाहिए या नहीं। तो मैंने ऐसे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डिवर्जेंस निकाला। ठीक है, और ये निकल आया ऐसे। तो मैं देखूंगा यहाँ दो लाइनें हैं, एक लाइन है ब्लू लाइन और एक लाइन है येलो लाइन या गोल्डन लाइन। ये आपकी भी ऐसी होगी, मेरी मेरे इस पे भी ऐसे आएगी, हर इंडिकेटर पे ऐसे ही आएगी। ठीक है, ये दो आपने लाइनें देख ली, एक आपकी ये गोल्डन लाइन और एक आपकी ये ब्लू। मैं इसके ना उसमें नहीं जाता डिटेल्स में, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, क्योंकि बात ये है कि बाकी चीज़ें आपने खुद सीखनी है। मैं आपको एक वे बता दूंगा कैसे। भाई मूविंग एवरेज आपने लगाना है, इसकी कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, आपने ऐसे ही रखना है 12 और 26। ये 12 आ रही है, ये 26 आ रही है। ब्लू लाइन, जब जब ब्लू लाइन ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से, जब ब्लू लाइन ऊपर से नीचे आएगी इस लाइन के, तो इसका मतलब है इस जगह पे सेल सिग्नल आ जाएगा। जब ब्लू लाइन नीचे से ऊपर जाएगी, जैसे ये नीचे से ऊपर जा रही है,
तो इसका मतलब है इधर आप बाय कर लें। सिंपली ये अपने नोट्स में लिख लें, वॉइस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं इसकी डिटेल्स में गया तो हाल ही यही लेक्चर, और कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने खुद इस पे 1.5 घंटे के लेक्चर सुने हैं। अल्टीमेटली यही बात निकलनी है कि ये क्या है, कैसे है, इसमें इसकी डिटेल्स में इतना जाने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई। 1 डे का चार्ट खोलें, या अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपने 15 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा का चार्ट खोलना है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 4 घंटे, और आइडियल है 1 दिन। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग ट्रेडर हैं तो 1 वीक, 1 मंथ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या सिंपल मैंने बताया, जब ब्लू लाइन ऊपर से नीचे आए और ये ऊपर से क्रॉस करे गोल्डन लाइन को, तो सेल सिग्नल जनरेट होता है। जब ब्लू लाइन नीचे से ऊपर जाए तो बाय सिग्नल होता है। मैं ये सर बड़ा सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ जो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं वो बेसिक से शुरू हुए हैं। मैं अभी इतनी मसलों में जाता ही नहीं कि ये प्राइस एक्शन में क्या रोल अदा करेगा, ये कैसे। सिंपल, ब्लू लाइन ऊपर से नीचे आए और क्रॉस करे, इसे सेल सिग्नल कहना है। नीचे से ऊपर आए तो इसे आपने बाय सिग्नल कहना है। चलें जी, अब इसे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम इसको रिमूव करते हैं, सबको इंडिकेटर लगा। अब ये मैं इसकी एक रेंज खोल ली है, ये नवंबर से दिसंबर तक। अब ब्लू लाइन यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गई, यहाँ से साथ मिक्स होती रही। अब जिस पॉइंट पे ये 18 मार्च को ब्लू लाइन यहाँ से ऊपर चलेगी, ये नीचे से ऊपर चलेगी। ठीक है, यहाँ से एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ इस जगह से, और बाय सिग्नल नीचे से ऊपर गई तो बाय सिग्नल। यानी वो ये आप अगर 132 पे खरीदते, 132 पे इस जगह पे खरीदते आप, ये देखें ना, यहाँ ब्लू लाइन ऊपर गई, यहाँ आपने देख लिया कि ये ब्लू लाइन तो ऊपर जा रही है। अभी ये लाइनें नहीं ना बनी थी, ब्लू लाइन तो ऊपर जा रही है, आप यहाँ बाय कर लेते। ये इंडिकेटर ये कहता है कि आप यहाँ मुझे बाय कर लें। ये बाय कर लेते तो यहाँ ये ऊपर रही, सारा टाइम ये ऊपर रही, इस जगह पे ब्लू नीचे आ गई, तो वो ये कहता था कि इस पॉइंट पे मुझे सेल कर देते आप। ठीक है, अच्छा, जहाँ इसका मुंह नीचे होने लग जाए ना, इसका मतलब है सेल कर दें। तो हो सकता है इस जगह पे इसका मुंह नीचे होना शुरू होता और आप यहाँ से 130 पे पकड़ते और 140 पे सेल कर देते। तो इसका सिंपली ये है, 130 पे पकड़ते, 140 पे। अब मैं पीएसओ पे, हम मुख्तलिफ पे इसको ट्राई करके देखते हैं ना, फिर आपको थोड़ा समझ लगेगी। फिर मैं आपको मिक्स करना भी सिखाऊंगा। अच्छा जी, ये क्या हो गया अली, ये अली माइक बंद है? जी जी सर, बंद है माइक सर। अच्छा यार, ये मैं सारे डिफरेंस भाई बता के जाऊंगा इंशाल्लाह ताला आपको। ठीक है, अच्छा, अब पीएसओ में है। पीएसओ में भी हमने वही नीचे इंडिकेटर लगाया। अब मुझे यहाँ ढूंढें कि ये ब्लू लाइन आई, ये, और इसने नीचे क्रॉस किया इसको, इधर क्या जनरेट होगा? सेल सिग्नल। मैंने आपको कहा था ब्लू लाइन जब ऊपर से नीचे आए तो इट मीन सेल सिग्नल। इसका मतलब है कि इस दिन ये क्यों, कौन सा दिन था, नीचे लिखा है 2 जनवरी को। 2 जनवरी को इसने कहा कि सेल कर दो, यानी इस जगह पे 445 पे इसने कहा सेल कर दो, और सेल के बाद देखें नीचे नहीं आ गया। इस दिन 6 मार्च 2025 को ये ऊपर जा रही है, इसने कहा बाय कर लो। इसका क्या मतलब है? 327 पे। और फिर ये 7 अप्रैल को इसने कहा सेल कर दो, मैं नीचे आ गई इधर से। इसका क्या मतलब है? 416। यानी आपने यहाँ अगर बाय किया होता है इसके मुताबिक, तो यहाँ सेल करके आप यहाँ से निकल गए होते। समझ आई है जी? यस नो में बताएं। इधर तक आइए, एक दो और एग्जांपल देखने हैं। क्रॉस करना बिल्कुल जरूरी है, क्रॉस के बगैर तो कुछ नहीं पता चलेगा। आपकी ब्लू लाइन ऊपर से नीचे आएगी, सेल करना है, नीचे से ऊपर आएगी तो आपने। ठीक है, कितना सिंपल है यार, इसमें क्या साइंस है, 5 मिनट में आपने सीख लिया। वैसे आप इसका नाम पढ़ेंगे यार, वो आपको ऐसे कहेंगे कि हाँ, ऑन MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डिसवर्जेंस, इट शोज द सिग्नल ऑफ सेल विच इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सेलर प्रेशर, एंड ये पूरी लाइन के बाद ना आपको समझ के आएगी कि यार ये है। ठीक है, मैं एक इसको मैं इस तरह कहता हूँ, मैं अगर आपको एग्जांपल दे सकूँ ना, ये समोसा नेम, अब मैं कहता हूँ ये समोसा जो हम कहते हैं ना,
5 स्टार होटल में इसका नाम क्या होता है? नहीं यार, इसका एक ना स्पेसिफिकली नाम होता है। इसका नाम उन्होंने बनाया हुआ है बड़ा, सेवरी मिक्स ऑफ परफेक्ट, ऐसे बड़ा ना इसका मुश्किल सा नाम है, और हम उसे कहते हैं समोसा। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, इसका कोई मुश्किल काम नहीं होता। आपको लगता है कि ये हम इतना पैसा दे रहे हैं तो कोई ऐसी वो चीज़ हम सीख लें कि कुछ आ जाए? भाई फ्री में ही मैं सिखा रहा हूँ ना, देखो सिंपल है। और कमांडो कोर्स भी जो कर रहे हैं उनको भी यही सिखाया था यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पीएसओ यहाँ बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है, यहाँ सेल, सिंपल एक लाइन बस याद रखो। अब एजीटीएल की देख लेते हैं। एजीटीएल का बीटा बहुत लो है, एजीटीएल में अच्छी ट्रेड्स बड़ी। चलें जी, एजीटीएल यहाँ से क्रॉस करने लगा था, ठीक है, लेकिन फिर रह गया। इस जगह पे इसने क्रॉस की ब्लू लाइन नीचे आ गई। इसका मतलब है इस जगह पे इसने कहा था सेल कर दो। सेल से मुराद है 646 पे इसने कहा था सेल कर दो, और इस जगह पे इसने बाइंग सिग्नल जनरेट किया। किस दिन? ये वाले दिन 517 पे। लेकिन थोड़े दिन बाद जाके इसने फिर सेल करा दिया उसे। कितने पे सेल कराया जी? 523 पे। तो ये इस तरह है। अब यहां से ब्रेक करने की कोशिश की है इसने, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, अगर यहां से ब्रेक थोड़ा सा कर लेता तो यहां मैं एंट्री ले लेता ऊपर जाने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक इंडिकेटर भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो 100% ठीक हो। ये आपने सारे इंडिकेटर्स को जोड़ के बनाना है। जो पहले मैंने आपको ट्रेंड बताया है, उसके बाद मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आज मैं 2 इंडिकेटर कराऊंगा, फिर अगले पे सारे इंडिकेटर इकट्ठे करेंगे, फिर हम कैंडल्स करेंगे, फिर हम पैटर्न्स करेंगे चार्ट के। जब चारों चीज़ें आपको आ जाएंगी ना, फिर आप अपनी बाय और सेल कॉल खुद बनाएंगे। वो मैं आपके साथ फिर 1-2 सेशन सिर्फ बाय और सेल कॉल्स बनाने पे लगाऊंगा कि मैं यहाँ से बाय करूंगा। अच्छा, उसमें हम गलत भी होंगे, ठीक भी होंगे, लेकिन हमारी रिस्क मैनेजमेंट प्लान पूरा होगा तो मैं बिल्कुल उसको सही समझूंगा। अच्छा ठीक है, ये मुझे बताएं, ये एम कैट का कंसेप्ट समझ आ गया, या एक शेयर पे और कर लें? कोई शेयर बोलें जी, शेयर शेयर कौन सा मैं करूँ? बी एफ बायो करते हैं, ये भी बड़ा रोल आता है जी। बी एफ बायो का ना असल में वो ग्राफ छोटा है, सॉरी, सेल कर लेते हैं। चलें, बी एफ बायो नई कंपनी है ना, तो उसकी जगह हम सेल कर लेते हैं। देखें जी, सेल में हमने बड़ी मेहनत की थी, पर जो अल्लाह को मंजूर थी। अच्छा, अब यहाँ इस पॉइंट पे इसने क्रॉस किया, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट पे इसने सेल कॉल दी थी। कौन सी सेल कॉल? 108 पे। इसने 108 पे कह दिया था इस इंडिकेटर ने कि भाई बेच दो, ठीक है। फिर इसने यहाँ से एक बाय कॉल जनरेट की, ठीक है, 22 को बाय कॉल इसने 102 पे की। फिर इसने ये इस जगह पे फिर उसे सेल करा दिया। किस तारीख को? 3 फरवरी को। 3 फरवरी को 102 से 106 पे सेल करा दी। फिर उसने यहाँ बाय कॉल दी। अच्छा, यहाँ की बाय कॉल हम लोगों ने इंजॉय की हुई है, अगर आपको याद हो। सर हमने 105 पे बेचा था। फिर यहाँ बाय कॉल आई 7 मार्च को, ये हमने भी दी थी। 91 पे बाय कॉल आई। अच्छा, उसने कहा कि ये जी राइड होगी, इधर बेच दो। ये बेचना किस जगह था? इस जगह पे। ये उसने 95 पे बिकवा दिया। आल दो हमने इसे, मतलब हमने से मुराद है कि कंपनी ने इधर इधर बिकवाया था, शायद आप लोगों को याद हो। तो यहाँ से ये देखें, 2-3 दिन पहले जब एक सिग्नल हमने जनरेट किया था 22-23 अप्रैल को, तो बड़े चांसेस थे कि ये इसे ब्रेक करेगा, बिल्कुल पास आ गया था। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट वही कन्फ्लिक्ट आ गया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। तो ये देखें जी, ये नीचे की तरफ मुँह कर गया। तो आप समझ गए। आप इधर इधर मुझे बताएं कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया? सिंपल। अली भाई, यार जरा 4-5 यस मिल जाए ना। और यार एफएफसी वगैरह जी बाद सर, में, समझ आ गई। अभी सिर्फ यस नो में करें। हाउ टू अप्लाई दीज इंडिकेटर? भाई ऊपर इंडिकेटर्स हैं यार। क्या ये मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा जी, अब आ जाए। ये एक इंडिकेटर आपका हो गया जी, इसका कहते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डिवर्जेंस। अब अगला इंडिकेटर ना थोड़ा सा इससे टेक्निकल इंडिकेटर है, थोड़ा सा दिमाग खोले। होगी इसी की कॉपी। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा जिसे कहते हैं मूविंग एवरेज। अब एवरेज बेसिकली होती क्या है, मैं आपको इसका कंसेप्ट देना चाहता हूँ। मैंने पिछले दिनों एग्जांपल एक कोट की थी, आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है।
मैं इसको आपके सामने खेलता हूँ। चलें हम लिखते हैं ओडीआई बाबर आजम 52.2। ठीक है। खत्म हो गई। विराट कोहली 57। अब ये 57 उसकी ओडीआई यानी वन डे क्रिकेट की है। इसका ये मतलब है कि विराट कोहली ने टोटल जितने भी मैचेस खेले तो एवरेज वो 57 रन तो बना ही लेता है। इसका ये मतलब है कि अभी इंडियन टीम को चाहिए 30 रन और विराट कोहली बैटिंग करने गया है, तो हमें पता होगा यार इस बंदे की एवरेज है 57, तो उम्मीद है ये कर ही लेगा, क्योंकि हर कोई एवरेज। इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल ये अमार साहब का नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल अमार साहब का वेट है 60 kg और वो ये कहते हैं कि कभी कभी मेरा मेरा 60 kg वेट है एवरेज, लेकिन कभी 55 भी हो जाता है, कभी 65 भी हो जाता है, लेकिन फिर वो 60 पे आ जाता है। इसका मतलब है कि हर कोई अपनी एवरेज की तरफ जाना शुरू करता है। एवरेज होता क्या है? एवरेज ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम 5 लोग हैं, हमारे पास सारों के पास 5-5 100-100 रुपये है, तो हम इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे कि हम 5 पहले 100 को जमा करेंगे, आ गया 500 डिवाइडेड बाय 5, तो पर बंदा एवरेज आ जाएगा 100 रुपया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 है, अली के पास 300 है, मैं कैलकुलेटर पे साथ साथ करता हूँ कि मेरे पास 200 है, अली के पास 300 है, अहमद के पास 100 है, उस्मान के पास 500 है और फराज के पास 300 है। तो जी टोटल आया हमारा 1400 रुपया। हम 5 बंदे हैं तो एवरेज क्या निकलेगी? डिवाइडेड बाय 5, तो इसका मतलब है 280 रुपीज़ एवरेज है पर बंदे के पास। अब कंसेप्ट एवरेज का तो सिंपल कंसेप्ट है ना, ये तो आप समझ जाएंगे। अच्छा, ये तो आप समझ जाएंगे कि यार एवरेज का कंसेप्ट ये है। अच्छा, सुपर ट्रेंड, ये सारा कुछ जिसने देखना है ना, पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं सर, आराम से जाके देखें। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट हम कहते हैं जी एवरेजेस, एक होता है जी एसएम में, एक होता है एम में जिसे कहते हैं मूविंग एवरेज, ये भी एक इंडिकेटर होता है, एक होता है एसएम में। ठीक है, ओहो सॉरी यार, ठीक है, एम में होता है बड़े बड़े मूविंग एवरेजेस होते हैं। मैं आपको एक बेहतरीन जो मूविंग एवरेजेस में सबसे बेहतरीन एवरेज है ना मूविंग एवरेज, वो है सर आपका ई एम ए। क्या है जी? ई एम ए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या है? मैं दोबारा बताता हूँ, ई एम ए। कैसे लगाना है? आपने ये चार्ट खोल लिया सर्ल का, आपने इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ लिखना है ई एम ए, सबसे ऊपर आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक दफ़ा लगा दिया मैंने, यहाँ एक आ गया, फिर दोबारा लगाएं, 2 दफ़ा लगा दिया मैंने, 2। ठीक है जी, ये जी मैंने 2 दफ़ा एक ही इंडिकेटर को 2 दफ़ा लगा दिया। अब ये लिखा है ई एम ए, ई एम ए, ये है क्या, कैसे करना है, ये मैं सारा समझाता हूँ। जब आप ई एम ए पे क्लिक करेंगे ना, आगे ये आ जाएगी एक आँख की तस्वीर, इसको क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये अब लाइनें हाइड हो गई हैं। अब इसको क्लिक किया, ये शो होने लगी है एक लाइन। आगे आ जाए, आगे आ जाएगी सेटिंग। सेटिंग में सबसे पहले, ये रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा लेकिन आप लिख लें, सेटिंग में सबसे पहले जो ई एम ए की सेटिंग है, ई एम ए क्या है जी? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर मैं बताएं मुझे क्या है जी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? इसकी आपने सेटिंग में सबसे पहले कर लेना है 7, इनपुट में जाना है, इनपुट में जाके क्या करना है 7 और यहाँ जाके आपने ओके कर देना है। ठीक है, ये ब्लू लाइन कौन सी होगी? ये 7। अब मैं भी बताता हूँ 7 क्या है। अब दूसरे के अंदर आ जाए, दूसरे के अंदर सेटिंग में आके लगाएं 21। ठीक है, अब मैंने 21 लगा दिया, लेकिन अब वो भी ब्लू है, वो भी ब्लू है। स्टाइल में जाके मैंने 21 वाले का कलर कर दिया गोल्डन। अब एक ब्लू लो लाइन है वो 7 ई एम में है, और 21 जो है वो दूसरी जो है, ये जो गोल्डन है वो 21 है। अब ये 7 और 21 क्या है? आप लोगों को लगेगा कि ये 7 ई एम में और 21 ई एम में कैंडल है या दिन है। भाई अगर मैं इसको दिन को कन्वर्ट कर दूं घंटों में, कि ये मैं 1 आवर का चार्ट खोला, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 7 ई एम में क्या है, ये 7 क्या रिप्रेजेंट करता है? आप कहेंगे जी ये दिन रिप्रेजेंट करता है। अमूमन सारों को यही लगता है, नहीं भाई, ये दिन नहीं, ये कैंडल रिप्रेजेंट करता है।
अगर आपने 1 आवर लगाया है तो ये एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 का मतलब है 7 कैंडल्स की एवरेज, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 कैंडल्स के सारे रेट्स हाई लो को प्लस करें, डिवाइडेड बाय 7 करें, तो एवरेज कैंडल एवरेज ये बननी चाहिए, ये जहाँ नीली लाइट जा रही है ऐसे आने चाहिए। और ये 21 का मतलब है 21, यानी 1 घंटे की कैंडल पे। अगर मैं ये 15 मिनट की कैंडल करूंगा तो फिर भी इसका, ये 15 मिनट की कैंडल की, फिर भी इसका मतलब ये है कि ये 7 कैंडल्स की एवरेज है, 15 मिनट की 7 कैंडल की एवरेज। भाई ये पॉइंट इधर समझ आई है? इधर जरा मुझे ये बताएं, इस जी पॉइंट की सर, इधर अभी समझ। तो ये कैंडल्स जो है ये दिन नहीं है, ये आपके ये कैंडल्स हैं आवर्स की। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट लिख लें, जो मैंने आपकी ईएमए की सेटिंग करवाई है ना 7 और 21, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपने अपनी सेटिंग रखनी है 7 की और 21 की। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपका टाइम फ्रेम है 1 डे। अच्छा, ये 7 और 11 वाली है ना, ये 1 आवर तक सही काम करेंगी, कि 1 आवर तक। 1 आवर से मतलब है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। अब मैं अगर सल को आज लेता तो मैं इसको देखता और मैं कहता जी ये जगह है जहाँ, ये घंटा वाइज ये जगह है जहाँ मुझे बेच देना चाहिए 95 पे, ये वाली ट्रेडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैं इस तरह चीज़ें देखता। खैर, मैं आपको सिखा रहा हूँ चीज़ें डे पे। ठीक है, तो आपने 7 की जगह इसको चेंज कर देना है, 7 की जगह इनपुट में जाके इसे कर देना है 50। क्या करना है? 50, यानी आपकी ब्लू लाइन 50 ईएमए की होगी, और आपने जो दूसरा है उसको आपने चेंज कर देना है गोल्डन को 200। अब यहाँ आपको एक मैं बड़ी मजे की चीज समझाने लगा हूँ। अब यहाँ आपको एक बड़ी ही मजे की चीज, दो चीजें आज मैं यहाँ आपको समझाऊंगा, बल्कि 3 चीजें समझाऊंगा। ईएमए की सेटिंग में जाके पहले ईएमए को 7 करना है और दूसरे को 21 करना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपका टाइम फ्रेम है 15 मिनट, 30 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो 1 डे पे ईएमए की सेटिंग में जाके 50, ब्लू वाली को 50 कर दें और दूसरी को गोल्डन करके आपने उसकी ईएमए को 200 कर देना। कर दिया जी, ये कर दिया और ये जी सामने आ गए, सब कुछ सामने आ गया। अब क्या करना है? अब सर फिर वही फार्मूला ले आए जो आपने MACD पे किया था, जहां ब्लू लाइन आपकी ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी ब्लू लाइन, यानी 50 EMA 200 को क्रॉस करेगा, वहां आपने बाय करना है। जहां ऊपर से नीचे आएगा तो वहां आपने सेल करना है। वही चीज सेम, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इधर सेटिंग। लेकिन आप कहेंगे फिर उसके और इसमें फ़र्क क्या है? भाई उसके और इसमें जो मेन फ़र्क है, इसकी एक्यूरेसी उसकी निस्बत अबाउट 85% ज़्यादा है। कैसे? वो मैं आपको अभी बताऊँगा। ये अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपकी ब्लू लाइन से मुराद है कि 50 EMA या फास्ट EMA। 50 फास्ट से मुराद है कि देखें ना, 50 वाला साथ साथ चल रहा होगा, 200 वाला जरा दूर दूर कैंडल से चल रहा होगा। ठीक है, जो 50 EMA की लाइन अगर नीचे से ऊपर जाए तो वो बाइंग सिग्नल है, अगर ब्लू लाइन 50 EMA की लाइन ऊपर से नीचे आए तो सेल सिग्नल है। ठीक है, यार अब गोल्डन क्रॉस ओवर भी करेंगे सर, गोल्डन क्रॉस ओवर। अच्छा, गोल्डन क्रॉस ओवर बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात की है, ये मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ लग गए हैं ना? अब भाई जहाँ, याद रखिएगा, जहाँ 50 EMA की 50 EMA यानी ब्लू लाइन, यहाँ मैं आपको ब्लू लाइन, जहाँ ब्लू लाइन नीचे से ऊपर जाए ना, नीचे से ऊपर जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। क्या कहते हैं जी? गोल्डन क्रॉस ओवर। अब इधर भी देखते हैं, शायद गूगल ने भी कुछ समझाया हो इसमें। गोल्डन क्रॉस ओवर, वो ये कह रहा है कि मूविंग एवरेज क्रॉसिंग अबव द 200 एवरेज इज गोल्डन क्रॉस ओवर। क्या कहते हैं इसे? भाई ये चीज़ एक समझ लें, गोल्डन क्रॉस ओवर।
आपकी टेक्निकली आपको एक चीज़ का मज़ा आ जाएगा, और मैं कहता हूँ बताता हूँ कैसे। अब ये सल का चार्ट था, सल का चार्ट 23 नवंबर को ये कह रहा है कि इस जगह पे 23 नवंबर 2000 नहीं, ये क्या है जी, इस जगह ये देखें, ब्लू लाइन नीचे से आई, उसने इसे क्रॉस किया, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, गोल्डन क्रॉस ओवर। वो ये कह रहा है कि अगर आपने 29 नवंबर 2023 को 47 रुपए का सर लिया होता और गोल्डन क्लास ओवर पे लिया होता, तो वो कहता है कि आज तक आपके पास सल पड़ा होना था 96 पे, आज तक आपके पास सर 96 का पड़ा होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक ये ब्लू लाइन ने इसे क्रॉस नहीं किया। हाँ, जिस दिन ब्लू लाइन इसे क्रॉस कर लेगी उस दिन मैं इसे बेच दूंगा, है ना भाई। उसने लॉन्ग टर्म आपको 2023 के नवंबर दिसंबर में ही दिलवा दिया था कि भाई ये रैली लो पूरी, अभी तक भी बिकवाया नहीं, जब बिकवाएगा फिर मैं निकलूंगा, ठीक है। समझ गए भाई पॉइंट, भाई पॉइंट समझ गए हैं। इस जगह भी इसने एक दफा दिलवाया था, ठीक है। कब दिलवाया था, मार्च अप्रैल 2020 में, लेकिन इस जगह उसने बिकवा भी दिया था। मार्च में उसने कितने का दिलवाया था, उसने यहाँ दिलवाया 90 रुपीज़ का, पहले ये महंगा होता था ना, और उसने यहाँ 133 का बिकवा भी दिया था। लेकिन उसके बाद इसने फिर 3 साल बाद 2023 में बाइंग करवाई कि अब इसे अब पकड़ो, यानी 3 साल इस मूविंग एवरेज ने सर्ल को बाइंग दी ही नहीं, उसने कहा नहीं देना। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना यार, एयर लिंक ना मुझे 36 के आसपास मिल गया था। वैसे एयर लिंक में मेरी ये वाली मूविंग एवरेज भी काम आई थी, वैसे थोड़ी सी मैं आपको बताऊँ टेक्निक वो फंडामेंटल्स के अलावा। अब एयर लिंक है ये मेरा, तो एयर लिंक का अब इसका गोल्डन रेशो निकालें। गोल्डन रेशो क्या है, जब ब्लू लाइन यानी 50 ईएमए की लाइन 200 को क्रॉस करे, इसने कहाँ किया, ये मैंने निशान लगाया हुआ है, ये इसने क्रॉस किया, ठीक है। कब किया भाई, 25 अक्टूबर को क्रॉस किया। क्या रेट था उस टाइम भाई, उस टाइम 28 रुपये था भाई। मैंने ना इसकी कंफर्मेशन कैसे करते हैं, ये भी एक बात सुन लें। आज आपको सारे बता देंगे, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कैसे होती है वो भी मैं आपको बता दूँ। भाई आपने देखना है जहाँ ये क्रॉस ओवर हो रहा है ना, उस कैंडल के बाद जो अगली कैंडल है ना, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस कैंडल से ऊपर ही हो, तो समझ लें उससे अगली कैंडल में आपने एंट्री ले लेनी है। तो 30, ये देखें 35 पे, यानी मैंने 36 पे ली थी, 35 पे इसने कहा था मुझे खरीद लो, मेरा गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया, मुझे खरीद लो। और भाई इस इंडिकेटर के मुताबिक आज तक एयर लिंक ने सेल नहीं होना। जब ये ऊपर से नीचे आएगा यहाँ से, ठीक है, तो मैं सेल कर दूंगा। ये इधर से ये इस चीज का पता लगा जी, गोल्डन क्रॉस ओवर का। भाई गोल्डन क्रॉस ओवर का पता लगा। वहाँ साहब क्या पूछ रहे हैं, ईएम। देखिए वहाँ साहब, स्विंग ट्रेड के लिए या डे ट्रेड के लिए ईएमई वैल्यूज होंगी, एक आपने 50 रखनी है, दूसरी आपने 200 रखनी है। और जहाँ 50 200 को क्रॉस करती अगर आपको नज़र आ गई तो आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है। इसका मतलब है गोल्डन क्रॉस ओवर है, यहाँ एक चीज़ की बाइंग कर लें, टेक्निकली यहाँ से चांसेस हैं, ठीक है। तो ये भाई, अब ये मैं आपको बैक टेस्ट करवा रहा हूँ ना, ठीक है। अब मैं आपको और किसी शेयर पे करवाता हूँ ना। अब चले साजगार का भी देखते हैं ना, साजगार भी तो एक मल्टी बैगर बना है ना, तो गोल्डन रेशो ने कहीं उसे मल्टी बैगर बनने का कहा था। मैं आपको साजगार की मेरी बाइंग, मतलब मेरी तो नहीं, हम दोस्तों की बाइंग 49 की थी, अंदर बेचा भी था 495 पे। अच्छा, साजगार में भी गोल्डन रेशो, अब साजगार की ये गोल्डन रेशो लगी, ठीक है भाई। ओहो सर, आप कहाँ जा रहे हैं, साजगार में साजगार में ये मैं देखें, गोल्डन रेशो क्या है, ब्लू लाइन का भाई ये पॉइंट था, लिख लें भाई, 27 जुलाई 2023 को गोल्डन रेशो बन गई थी इसकी, इस जगह पे। यहाँ उसने कहा 66 पे मुझे बाय कर लो, अगली कैंडल ऊपर खुली, उससे अगली कैंडल उससे ऊपर खुली, यहाँ कंफर्म हो गया बाय कर लो। यहाँ से मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने बाय किया, यहाँ आपने बाय किया, यहाँ से नीचे आया, इधर आया, लेकिन यहाँ से रेशो नहीं। यहाँ आके ना जब वो 66 का आपने यहाँ 74 का बाय किया था ना, 63 पे आके आपने पूछना शुरू कर दिया, ओ हो बेच दें, ये तो तबाह हो जाना है, ये तो कुछ भी नहीं होगा, मैं निकलने लगा हूँ, मेरे जैसे आज हो रहा है, ठीक है।
लेकिन जिन्होंने इधर होल्ड रखा कि नहीं यार कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि फंडामेंटल भी ठीक होते हैं, फिर ही गोल्डन क्रॉस यहाँ से चलना शुरू होगी। और ये देखें जी, आज तक इसने अभी तक ये कहा है कि मुझे ना बेचो, और आज साजगर कहा है 1316 है ना भाई। मजे की बात, गोल्डन क्रॉस ओवर EMA रेशो, ये मैं आपको पीछे टेस्ट करवा रहा हूँ बैक पे जाके, ठीक है भाई। सेल कॉल भी कंफर्म करती है, जब सेल कॉल आएगी तो वो मैंने सेल में आपको दिखाया नहीं था सेल कॉल, ठीक है यार। इतनी सिंपल चीज है, मतलब आप इसको कैसे कह सकते हो कि यार ये बड़ी मुश्किल चीज है, ठीक है। कितनी सिंपल चीज है सर, आपने गोल्डन रेशियो जोड़नी है। चलें कुछ और का देखते हैं, शेयर कोई देखते हैं जो मल्टी बैगर्स बने ना ऐसे शेयर। ठट्ठा का देखते हैं यार, सारे मैं अपने पोर्टफोलियो के आपको सारे आज शेयर दिखाऊंगा। अब ठट्ठा का, ठट्ठा कितने पे मूव कर रहा था, देखें जी कितने साल। ठट्ठा यहाँ से 2020 से देखें जी, 17 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये, 17 रुपये, 17 रुपये। फिर एक दिन आया, जिस दिन के बाद क्या हुआ उस दिन पे चलते हैं। एक दिन आया कि यहाँ 26 सितंबर 2023 को, नहीं, 2 अक्टूबर 2023 को इसने क्रॉस किया, यहाँ बनी गोल्डन रेशो, ठीक है। इस जगह इस कैंडल पे अगली कैंडल ऊपर इससे ओपन हुई, बेशक छोटी सी थी, नजर आ रही है छोटी सी है ऊपर, उससे अगली उससे ऊपर, यहाँ मैंने एंट्री ले ली, ठीक है सर। ले ली इधर एंट्री कितने पे, 14 रुपये 96 पैसे। अब मैं उस दिन बेचूंगा जिस दिन ब्लू लाइन नीचे आएगी, और उस दिन मैं सेल करूंगा। चलेंगे, ठीक है जी डॉक्टर साहब आपने कर दिया, अब आपको सेल कराते हैं। भाई ठट्ठा की भी अभी तक इस EMA के मुताबिक सेलिंग नहीं आई। इस EMA क्या, लेकिन क्या लोग घबराए नहीं भाई? घबराए जब यहाँ जाता होगा। अब यहाँ से देखें ना, मज़े की बात सुने, जब यहाँ से इधर आता होगा ऐसे, तो आप लोग एक दफ़ा कहते नहीं होंगे सर मैं इधर बाय करके इससे नीचे ना खरीद लूँ? वही क्वेश्चन आज अपने सारे क्वेश्चन इस पे दोबारा ले आए ना। यहाँ से ऊपर चला गया, आपने कहा शुक्र है मैंने उस दिन नहीं बेचा। 154 पे आके जब वो दोबारा 134 पे आया, क्या आपका दिल नहीं किया होगा कि मैं दोबारा ना बेच दूँ? नहीं बेचा, फिर ऊपर चला गया 228, फिर उसका दिल किया नहीं होगा 170 पे मैं दोबारा ना बेचूँ? नहीं बेचा, ठीक है। अब मैं समझ रहे हैं ना मैं आपको क्यों कहता हूँ कि ये क्या यार इन चीज़ों के, ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ है टेक्निकल्स। और टेक्निकल्स को इस अंदाज से आपने देखना है, वो अंदाजों से नहीं देखना, बाय इट सेल इट, इतना टारगेट 2% 5%, छोड़ें सर, लॉन्ग टर्म खेलें, ठीक है। देखें गोल्डन क्रॉस ओवर्स ढूंढना शुरू करें, कोई शेयर्स के मिलते हैं जाके उसमें थोड़ी सी पोजीशन लेके बैठ जाएं, लेकिन इसके साथ और फैक्टर्स भी लगेंगे। आज मैं सिर्फ गोल्डन पे बता रहा हूँ। अच्छा, कल मैंने आपसे एक बात की थी कि मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाऊंगा, लोग आपको सिखाएंगे हॉरिजॉन्टल या ट्रेंड लाइन पे, मैं आपको EMA पे भी सिखाऊंगा। EMA पे कैसे सिखानी है यार? EMA पे सिंपल मैं आपको बता दूं कि यही जो लाइंस है ना, ये आपकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक्ट करती हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूँगा अभी दिखाता हूँ सर मैं आपको। ये देखें सर, ये वाली जो लाइन है ना, ये अब आपकी सपोर्ट लाइन है, ठीक है। ये देखें इधर से भी इसको सपोर्ट कर रही है, इधर से भी इसने सपोर्ट किया है, यहाँ से इसने तोड़ा, अब ये इसको रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। अब आप अपनी हॉरिजेंटल लाइन पे निकाल लें, ट्रेंड लाइन पे निकाल लें, आपको 202 की रेजिस्टेंस नज़र आएगी, ठीक है सर। ये देखें सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, अपनी सपोर्ट से ऊपर है। आप किसी और शेयर में देख लें सर, आप कहेंगे नहीं जी ये तो आपने जानबूझ के बताया जी, PSO में देख लेते हैं, हालांकि PSO हम खोल रहे हैं। ये लें, ये पहले किसी को समझा रहा था इसलिए निशान लगे हैं, ये ना कहना कि तैयारियां करके हम, मैंने कभी, देखें ये सपोर्ट, अब ये इसने सपोर्ट तोड़ दी है, अब अगली 200 M में इसकी सपोर्ट बनेगी ये 324 पे। जाके आज देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहेंगे कि वाकई जी 325 PSO की बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, हालांकि मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाई। सर चीज़ों को ना 3D पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें, छोड़ें सर ये सारी चीज़ें, ये पुराने वही चीज़ें वही कोर्सेज, हर चीज़ का एक नया दौर होता है सर। क्या आज से 1400 साल पहले वाली इधर आ जाए वो वाला इस्लाम वाले तरीके, क्या वो अगर आज का दौर होता, क्या वो आईफोन ना यूज़ करते?
ठीक है, जो पीछे हमारे गुजरे हैं बड़े बुजुर्गान दीन, मतलब हर दौर की ज़रूरतें होती हैं ना, आपने उसके साथ रखना है। हाँ, उसको आपने पॉजिटिवली करना है। तो ईएमएस का भी यार अब वो छोड़ने चक्कर के यहाँ से ये हो, वहाँ से वो, यहाँ से क्रॉसओवर किया जी पीएसओ ने 165 पे, ये सारी स्पोर्ट है, यहाँ से भी सपोर्ट लेता रहा, फिर ये रेजिस्टेंस बन गई इसकी, जाके चेक कर लीजिएगा, ये रेजिस्टेंस बन गई, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके फिर ऊपर चला गया। तो मैं खाली ईएम में गोल्डन रेशो नहीं खेलूंगा, मैं इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भी। तो भाई आपको इससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझ लग गई है या नहीं, बता दें। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल सर मूव कर रही है ना साथ साथ, तो डायनामिक का मतलब मूव है, ठीक है सर। ईएम ए इज द बेस्ट। एम ए तो अब पुराना हो गया ना सर, पुराने बाबे एम ए यूज करते हैं, आपने ईएम ए यूज करना है। अच्छा, एक और मैं आपको चीज बता दूं, एक नया एक पर्सपेक्टिव, ये भी आपको पता होगा लेकिन मैं नया पर्सपेक्टिव बताता हूँ आपको। मैं कह देता हूँ कि इको पार्क जी एक शेयर है, वो ले लें। अब आपके पास कोई टाइम नहीं है सोचने का लेना है या नहीं लेना। आपको एक मैं छोटा सा इंडिकेटर बता देता हूँ, जिससे आपको इसी इंडिकेटर में बता देता हूँ कि लेना चाहिए या नहीं। याद रखिएगा, ये इको है, ये है। जब कोई शेयर अपनी EMA 50 से ऊपर मूव कर रहा हो तो उसमें एंट्री बनती है। जब वो शेयर अपनी EMA से नीचे मूव कर रहा हो तो उसमें एंट्री नहीं बनती। कब तक? चाहे लॉन्ग टर्म है, आपने 10 साल के लिए लेना है, कब तक? जब तक वो इससे ऊपर ना आ जाए। इस जगह पे अगर मुझसे पूछते हैं ना, अगर मैं आपको कहता इको ले लें, ये हाँ यहाँ गोल्डन रेशो बन गई है, वो अलहदा बात है। इस जगह पे आपने नहीं लेनी थी, आपने कहना था यार इसे ऊपर जाने दें इससे। अब यहाँ से देखें ना, ऊपर आया ना, फिर ही चांसेस होते हैं गोल्डन रेशो के, जब ये शेयर ऊपर चला जाए। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि गोल्डन रेशो आपकी तब बन जाए जब आपकी कैंडल्स 50 से नीचे हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आपकी सिंपल आपने ये रखना है कि जब मैंने लॉन्ग टर्म भी एंट्री है किसी शेयर में एंट्री तब लेनी है जब EMA 50 के प्राइस ऊपर मूव कर रही हो। ये कैंडल्स मेरी ऊपर मूव कर रही हैं। जब EMA से नीचे नहीं, मैं वेट करूंगा कब का, यार ये इससे ऊपर बंद हो जाए तो उसके बाद। अब देखें जी, इधर भी तो गोल्डन क्रॉस ओवर बन रहा है सर। मान लें आप गोल्डन क्रॉस ओवर को, और यहाँ अगर गोल्डन क्रॉस ओवर बन रहा है, इसमें एंट्री कैसे लेनी है आपने? एंट्री तब लेनी है कि यहाँ गोल्डन क्रॉस ओवर बना है, यहाँ मेरी ये कैंडल बनी है कितने रुपए पे? 17 रुपए पे। 17 से अगली कैंडल क्या इससे ऊपर थी? ऊपर थी 18, और उससे अगली सर ऊपर थी। कन्फर्म हो गया, एंट्री ले लो। जब मैंने यहाँ एंट्री ली 19 की, अगले 4 दिन में ही 19 की एंट्री लेके मैं आ गया 17 पे। यहाँ मैंने रोना शुरू कर दिया, मार्केट कब ऊपर जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, डॉक्टर साहब बता दें। उसने कहा है कि मार्केट 6 लाख पे चली जाएगी, एक ने कहा 60,000 पे आ जाएगी। यहाँ से फिर चलना, ये होता है, ये आपके सब्र है भाई, ये सब्र जमाया गया आपका। यहाँ से फिर ऊपर गई, आपने कहा ओहो हो ये अपर कैप्स क्यों लग रही हैं। यहाँ आगे आपने पूछा क्या मैं ले लूँ, क्या एंट्री बनती है? फिर यहाँ से नीचे आया तो आपने कहा मार्केट से गंदी कोई जगह ही नहीं है। फिर ये ऐसे जिगजैग खेलता रहा, और भाई जिंदगी बदल गई जिन्होंने लिए थे। तो भाई ये समझ आई है आपको? यार बता दो, समझ आई है? EMA की सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपने 1 डे पे रख के 50, और किसी को गोल्डन क्रॉस ओवर कहीं मिलता है वो एक एहसान करे, ग्रुप पे आगे पोस्ट कर दे इसका गोल्डन क्रॉस ओवर बन रहा है, ले लो। मैं उसके टेक्निकल स्टडी करूंगा और फंडामेंटल स्टडी करूंगा, टेक्निकल स्टडी करूंगा, और आपको बता दूंगा भाई जिसने लेके रखना रख दो, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। और याद रखिएगा, सारों की फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनीज के गोल्डन क्रॉसओवर्स बनेंगे। तो है ना भाई, ये बड़ी दो ये दो इंडिकेटर्स जिस तरह मैंने आपको सिंपल करके मेरे भाई बताए हैं ना, मुझे नहीं लगता आपको यूट्यूब पे इतनी सिंपलिसिटी से ये चीज़ें मिलें। उधर बड़े मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ के साथ मिलेंगे, ठीक है, और सारा कुछ मिलेगा। तो ये भाई मेरा आज का था कि मैं अपने भाइयों को 2 इंडिकेटर्स के बारे में बता दूं। अब ये ना हो कि सुबह आप ये इंडिकेटर्स लेके बैठ जाएं और बैठ के कहें कि भाई ये मैंने ये देख लिया, अब ऊपर क्यों नहीं जा रहा। अब मैं ये समझता हूँ कि जो आप में से दोस्त जिन्होंने पिछले 2 लेक्चर नहीं सुने, शायद उनके ऊपर से थोड़ी ये बातें सुने। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ लेक्चर को इस बेसिक लेवल पे ले जाऊँ कि अगर पिछली चीज़ें नहीं भी पता तो उसी लेक्चर को आप समझ लें, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा पीछे ज़रूर लेक्चर देखें, ठीक है, और इससे ज़रूर सीखें। सर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करें, अच्छी ट्रेडिंग व्यू की भी लें, इन्वेस्टर लॉन्च किसी की मेंबरशिप ले लें। पोर्टफोलियो आप लोगों ने 20-20 लाख के बनाए होते हैं, 15-15 लाख के, लॉस 3-3 लाख के लिए होते हैं। अपने ऊपर आप 800 रुपये खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते भाई, ले लिया करो मेंबरशिप्स। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की है।
भाई स्टॉप लॉस नहीं इधर से बनाने हैं, ये स्टॉप लॉस ना बनाना, सिर्फ यही बनाना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्टॉप लॉस के लिए दूसरा ही तरीका है। नासिर साहब क्या कह रहे हैं 30? देखिए सर, जो सबसे आइडियल है ना वो 50 और 20 है, वो 50 और 200 है। ठीक है, ये सबसे आइडियल है, ये रिसर्च बेस है, मैंने सारी रिसर्चें पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये सबसे सिंपल है। 7 और 21 को आपने तब यूज़ करना है अगर आप ट्रेडर हैं, स्काल्पर हैं, चार्टिस्ट हैं, एक ही दिन में आपने चीज़ लेनी है, बेचनी है। ये एक दफ़ा शायद समझ भी ना आए, ठीक है। और सर मेरी मेंबरशिप कोई नहीं है, ये जो भी ऐप्स है ना उनकी मेंबरशिप है, ठीक है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर से रिलेटेड यहाँ लिख दे। किसी का क्वेश्चन 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 क्वेश्चन? आईएलपी बेहतरीन शेयर है। आईएलपी ने अभी अपने डिनर किया है अपने एम्प्लॉयज़ का, और उधर एम्प्लॉयज़ को कहा है कि आईएलपी विल बी दी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन नेक्स्ट 3 ईयर्स पाकिस्तान की टेक्सटाइल में। आईएलपी होल्डिंग के नाम से जाके आज ना आईएलपी वाले सर्च करें, आईएलपी होल्डिंग्स, उन वो एशिया का सबसे बड़ा चीज़ का वो लगा रहे हैं। एवीएन के बारे में अभी मज़ीद पढ़ेंगे, ट्रीट से कोई थोड़ा सा बच जाएँ, ठीक है। और भाई जिसने लाहौर वाला फंडामेंटल वाला सेशन लेना ना वो भी रजिस्ट्रेशन करवा ले, मैंने बड़े कम लोग रखने हैं ताकि वो डिस्कशंस हों, उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि सारी रेशोज़ के बारे में पढ़ेंगे। यार मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जो एक $700 वाले कोर्स में पढ़ाया जाता है ना 3 हफ्तों में, मैं बड़े आसान तरीके से कोशिश करूँगा सर ये। और भाई जो कास्ट आ रही है ना उसकी, वो जिस जगह हमने वो करना है, उसके इलेक्ट्रिसिटी वो हमने कोई जगह हायर करनी है, इलेक्ट्रिसिटी, खाना, फाइल्स जो तैयार करनी है, उन सारों की कास्ट आ रही है। इसमें से मुझे नहीं लगता हमें ₹1 भी कोई प्रॉफिट है। गोल्डन क्रॉस ओवर हमायूं भाई ये है कि अगर 50 EM में, यानी ब्लू वाली जो हमने की थी, वो गोल्डन को क्रॉस करे 200 EM को नीचे से, ठीक है, तो आप वो ले लें, वो गोल्डन क्रॉस ओवर है। भाई ये पैल ऑक्टोपस ये ना बड़ा लंबा हो जाएगा काम इस तरह, ठीक है। तो अपनी वो रजिस्ट्रेशन वगैरह जिसने करानी है कराएं, हम जगह का फाइनल करें। दूसरा जो लेक्चर लेना होता है ना, जाके यार क्वेश्चंस वगैरह ना वहाँ लिखा करो, हमारे फेसबुक ग्रुप पे लर्न PSX विद के एस, वो अब मुझे खुद भी नहीं याद, लर्न PSX विद यंग्स कैपिटल। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से कि हम आपको ये चीज़ें दिल से सिखाएं, यकीन करें, विदाउट एनी ये हमें लगता है कि आप लोग नहीं, आपके बाद जो तीसरी साइकिल आएगा ना, कि जो आपका साइकिल है उससे अगला साइकिल, उससे अगला साइकिल, शायद आज से 5 साल बाद, वो हमें सही यंग्स कैपिटल के विजन ऑफ अर्निंग पे जाएगा कमर्शियल के लिए। अभी आप सोचते होंगे कि आप लोग फिर कमाते क्या? भाई बात सुनो, हम भी ट्रेडिंग करते हैं, ये जो चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं इन बेसिस पे हम भी तो अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम भी तो अपने अकाउंट चला रहे हैं। अब मुझे एक आपको जो मैसेज मैं करता हूँ, मैंने कौन सा पीछे 2 महीने पढ़ के करना है, ठीक है, वही चीज़ें पढ़ता आ रहा हूँ, डेली सीखता आ रहा हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि मुझे आपसे चार्ज करना चाहिए, या आप क्यों नहीं पैसे लेते, या आपकी कौन सी कमाई है? मैंने किसी को कह तो नहीं ना देना यार मुझे इतने पैसे दे दो। भाई जिसका है वो आपका है, मैं आप बार बार इसी का करते हैं। अच्छा और किसी का? इंट्राडे में EM में भाई 21 और वो लेनी है। तो खैर अपना ख्याल रखें, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से गपशप करके। दूसरा लाहौर वाला सेशन फंडामेंटली ज़रूर लें, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों जो सीखना चाहते हैं। अभी आप लोग वहाँ कंफर्मेशन करेंगे, फिर हमारा बंदा आपको कॉल करके पूछेगा भी सारी चीज़ें, ये ना हो कि आप सिर्फ वहाँ मौज करने आ रहे हो, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, और इंशाल्लाह ताला सीखते रहेंगे। और फेसबुक ग्रुप पे जाके वो कमेंट्स करें, उधर मैं आपको बाकी चीज़ें बता देता हूँ। थैंक यू सो मच।